Today's session is all about diversifying across asset classes, equity versus commodities, versus mutual funds, versus debt, versus real estate. We've got some amazing panelists and in conversation with somebody who needs no introduction. My first panelist for this evening is none other than, please put your hands together for Rachna G. Ranade, everybody. She's a teacher, influencer and an entrepreneur. She'll become a chartered accountant in the first attempt. My God, that's amazing. And chose teaching as a career. She's one of the India's leading finance influencer. She has achieved the milestone of more than 4.5 million subscribers on YouTube and more than 985K followers on Instagram. Hear me out, in a span of 4 years, just 4 years. So our first panelist over here. My second panelist for this evening is Lakshmi Ji Iyer. She is the CEO, Investment and Strategy, Kotak Alternate Asset Managers Limited. Put your hands together, everybody. Can we please have you on stage? My next panelist would be Anand Ji Ladha, founder, Invest Arch for Kal. Anand Ladha Ji is a CFA, CFP LLB and learner of financial market. तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी जैसा बजती रहनी चाहिए. Thank you. My next panelist is none other than Rishabh G. Jain. He's a content creator, entrepreneur and educator from Jaipur, co-founder of India's most viewed finance and legal YouTube channel. He has also been a multi-time TEDx and Josh Talk speaker. Everybody, a big round of applause. So we got 4 panelists over here in conversation with none other than जिन्हें हम देख चुके हैं बहुत सारे TV पे, बहुत सारे news channels पे. Sandeep Kumar G. Jain, co-founder, Trade Swift Broking, exclusive panelist on Z Business, hashtag Jain Saab ke Gems fame. We'll start the session. No. Yeah, we'll start and I'm very sorry first of all. कई बार क्या होता है अनफोर्सिन रिस्क आ जाती है लाइफ में एंड ये अनफोर्सिन रिस्क है. मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया इतना पॉपुलर हो जाएगा. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच, दूसरा कुछ इतने बड़े बड़े स्पीकर्स. अगर हम लोग कलेक्टिवली, विवेक हैज लेफ्ट, एक्चुअली विवेक की कोई इमरजेंसी आ गई सो ही हैड टू लीव एंड अगर सबकी कलेक्टिव यहाँ पे स्ट्रेंथ देखे ना, मुझे लगता है 1.5-2 करोड़ फॉलोअर्स तो होंगे आप लोग सबके मिला के. अरे ज्यादा है क्या? 2.5 करोड़ बोल दूं. एक बार LLA, लेबर लॉ एडवाइजर्स, मतलब आप लोग एक्चुअली क्या है, मैं क्वांटिटी में विश्वास तो नहीं करता बट यहाँ पे जो ऑडियंस आई एम श्योर वो लोग बहुत बड़े फैंस होंगे आप लोगों में से किसी के या मेरे या किसी के, और डेडिकेटेडली बैठ रहे हैं. एंड लेबर लॉ एडवाइजर की मैं अगर बात करूं तो लेबर लॉ एडवाइजर को मैं वेरी फ्रैंकली, ऋषभ से मेरी बात हुई एंड मैं फिर ऋषभ ने एक मुझे स्टेटिस्टिक्स भेजी एंड यू बी सरप्राइज्ड, ही इज इंडियाज नंबर 1 इन्फ्लुएंसर. मतलब सबसे ज्यादा व्यूज आने वाले कुछ 51 क्या था आपका वो, आप बता दीजिए एक बार ऋषभ. ठीक है सर. तो नहीं प्लीज. एंड ऋषभ इज ऑल्सो जीतो यूथ मेंबर. जीतो यूथ में एक्टिव है, जोधपुर से जयपुर शिफ्ट हुए हैं. एंड लेबर लॉ एडवाइजर्स का ये मतलब नहीं जो कंप्लायंस और लेबर लॉ और इनकी बात करते हैं. ही इज अमेजिंग, सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं. और आज हमारे बीच रियल एस्टेट पे बात करेंगे. अच्छा, इस सेशन की मैं बात कर दूं आपको, इसको हम लोगों ने एक तरीके से क्रॉस फायर सेशन रखा है एंड हम लोगों ने डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस एसेट क्लासेस, यानी कि इक्विटी वर्सेस बुलियन और कमोडिटी वर्सेस रियल एस्टेट वर्सेस डेट वर्सेस एक और क्या रह गया भाई, म्यूचुअल फंड्स. और म्यूचुअल फंड वाला सबसे पास में बैठा मेरे, एंड अनंत लड्ढा, लक्ष्मी अय्यर, रचना रनाडे एंड ऋषभ जैन. जबरदस्त पैनल है. एंड वी आर मिसिंग विवेक बजाज ड्यू टू सम इमरजेंसी, ही हैज लेफ्ट एंड उनकी जो इमीडिएट फ्लाइट थी 6:10 की वो लेके निकले हैं. और इस सेशन में हम लोग चाहेंगे ये निकालना या निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, आई थिंक आई विल मेक देम फाइट
ये तो श्योर है कि आप लोगों को। एंड लक्ष्मी अय्यर, आप डेट में हो, देखो मैं तो आपके साथ नहीं हूँ, ये बात क्लियर है। मैं इक्विटीज के साथ हूँ, ये भी बात क्लियर है। तो रचना रनाडे विल टॉक अबाउट इक्विटीज, ऋषभ विल टॉक अबाउट रियल एस्टेट, लक्ष्मी अय्यर नाम में लक्ष्मी है तो लक्ष्मी अय्यर विल टॉक अबाउट। एंड लक्ष्मी अय्यर का भी इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूं, कोटक महिंद्रा बैंक की सीईओ, वेल्थ कोटक वेल्थ एडवाइजर्स की, या मैं गलत बोल रहा हूँ? कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स। ओके ओके ओके, तो आप लोग एआईएफ और इनमें काफी शायद देखो, तो एआईएफ आजकल बहुत। सो राइट नाउ शी इज मैनेजिंग ओवर 85,000 crores ऑफ मनी। ओ मतलब इन्हें देख के आप लोग, तो अनंत लड्डा ये बंदा मतलब गजब है। मतलब ये कितने साल का था जब मेरे पास आया था? आई थिंक दैट वाज 7-8 years बैक, 2017 में आए थे, तो 6 साल पहले आया था। एकदम छोटा सा बच्चा कोटा से आया एंड अमेजिंग, मतलब इसके डिग्रीज देख के मैं तो इम्प्रेस हो ही गया था। वेरी इंटेलिजेंट। इनकी फैमिली में अभी आजकल इनकी रील्स देखोगे आप, ग्रैंडफादर कैसे शेयर मार्केट में थे, फादर इनके एक जबरदस्त म्यूचुअल फंड एडवाइजर है, कोटा में छाए हुए हैं। मतलब आप, मेरा ससुराल है कोटा, तो इसलिए मेरे लिए अनंत लड्डा सबसे प्यारा है। रचना रनाडे सबसे प्यारी है क्योंकि वो इक्विटी से है, ऋषभ इसलिए प्यारा है कि वो जीतो से है, और लक्ष्मी अय्यर इसलिए प्यारी है कि आज मुझे पता चला कि मेरी फ्रेंड की बहुत अच्छी क्लोज कजन है। एंड कजन किसकी है? विद्या बालन की, पर इसको विद्या बालन दिखा के हमने यहाँ बुला लिया। नहीं तो ये लोग आते नहीं है, इनको पकड़े में नहीं आते लोग। और रचना रनाडे के लिए हमें सोनू निगम बुलाना पड़ा। ऋषभ तो अपना घर का है, और अनंत लड्डा के लिए मुझे ससुराल वालों को बोलना पड़ा। सो दिस इज हाउ वी कलेक्ट सच बिग स्पीकर्स। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, मुझे इन लोगों की सबसे अच्छी बात ये लगी कि ये लोग कंटेंट देते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट देते हैं। रचना के साथ तो आज बहुत बातचीत हुई, एक पावर ऑफ वुमेन पैनल में भी थी, बहुत पावरफुल है। एंड ऋषभ इज डूइंग अमेजिंग वर्क, रियल एस्टेट पे बात करेंगे। इज एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग, कुछ मास्टर क्लास भी रियल एस्टेट का करने वाला है। और लक्ष्मी अय्यर अमेजिंग, एंड शी, ये अय्यर लगती है आपको लगेगा कि ये इंग्लिश में बोलेगी, बट शी स्पीक्स हिंदी अमेजिंगली। और मैंने सबसे पहले पूछा, भाई देखो अय्यर है, मतलब माय फ्रेंड चंद्रेश एक्चुअली इंट्रोड्यूस टू हिम हर, तो बोले कि ये इंग्लिश हिंदी सब बोलते, बोले गजब बोलती है, और मूवी के डायलॉग गजब देती है। मूवी का दोस्ती है ना, मूवी के कजन है मूवी वालों की। और अनंत लड्डा तो मतलब सबसे पहले तो थैंक यू अनंत, जो आपने मेरा बाबा रामदेव के साथ कल जो रील बनाई है, एंड इज अमेजिंग, इज द यंगेस्ट। एंड क्या क्या करेंगे पता नहीं, 28 साल की उम्र भी मुझे आती है, मेरे से 20 साल छोटे हो यार। बट ही इज डूइंग सो वेल, गजब की फॉलोइंग है ऑन ऑल दी सोशल मीडिया फ्रंट्स। ऑल ऑफ दीज आर लाइक द ब्राइटेस्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इक्विटीज पे हम एक बार शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं एक बार रचना को बोलूँगा कि आप इस सेशन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप इक्विटीज को थोड़ा प्रमोट कीजिए कि इक्विटीज क्यों सबसे बढ़िया है। अच्छा ठीक। सबसे पहले आई थिंक रियलिटी चेक देना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी लोग जो कोरोना के टाइम पे एंटर हुए, उनको ऐसे लगता है कि मार्केट में पैसा डालोगे तो ऊपर जाना ही जाना है, देयर इज नो सेकंड थॉट ऑन दैट। बहुत लोगों ने बहुत छोटे टाइम में बहुत अच्छा पैसा बनाया, एंड फिर उनको लगने लगा, कभी कभी आपको नहीं लगता है भगवान है ना, तो वो वाले जोन में काफ़ी सारे लोग चले गए थे एंड बहुत पैसा डालने लगे। और उसके बाद वो जो फिर चालू हो गया रशिया यूक्रेन ये वो, फिर किसी ने पूछा क्या हाल है, तो बोल रहे कि मार्केट में बवंडर है। वाह वाह बोलो, हाँ बोलो ना, वाह वाह बोलो ना। हाँ, मार्केट में बवंडर है, पोर्टफोलियो में लाली छाई हुई है। मार्केट में बवंडर है, पोर्टफोलियो में लाली छाई हुई है, पर फिर भी सबसे कह रहा हूँ इन्वेस्टिंग अच्छी चल रही है, क्योंकि अभी तक पैसा एक्चुअली डाला नहीं है। सो ये कई बार कितने लोगों ने आई एम श्योर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी पोर्टफोलियो रेड में रहता है तो डर सा तो लगने ही लगता है, नो डाउट्स ऑन दैट, एंड दैट इज द सोल रीजन व्हाई मैं हमेशा बोलती हूँ
इक्विटी कितना भी जबरदस्त हो, कितना भी नॉलेज हो आपको इक्विटी में, फिर भी एक साथ पैसा कभी भी नहीं डालना चाहिए। दो लोगों को सिर्फ मार्केट टाइम करने के लिए आता है, वन इज गॉड, द सेकेंड वन इज अ लायर। बराबर? तो हम दोनों में से कोई भी लायर है, झूठा इंसान, तो हम दोनों भी नहीं है। तो इसके लिए जब भी आप इक्विटी में पैसा डालने की सोच भी रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर इट हैज टू गो इन बिट्स एंड पीसेस। अगर किसी ने निफ्टी जब शुरू हुआ था एज एन इंडेक्स, जब इन्वेस्टिंग शुरू हुआ था उसमें रफली अराउंड 96 के आसपास से शायद डेटा, सेंसेक्स उससे पहले होगा, 94 96, हाँ। तो तब से जब शुरू हुआ है एंड इन्वेस्टिंग, अगर तब से किसी ने SIP करी होती थी अगर, तो एनी गेसेस कि कितना CAGR मिला होगा? एनी रफ गेसेस निफ्टी का CAGR सिंस 96 टिल डेट? नो गेस। देखो आगे तो सारे सीनियर लोग बैठे हैं, हमसे भी ज्यादा ज्ञानी है और बहुत लोग हैं, बट जो पीछे बच्चे हैं उनको आंसर करने की कुछ भी आंसर करो ना, थोड़ा सेंसिबल करो। ऑब्वियसली कितना? 20। ओके, एनीवन एल्स? 25, 35। बस यही प्रॉब्लम है इक्विटी के साथ साथ, एक्सपेक्टेशन। राइट, ठीक है, 35% निफ्टी CAGR नहीं। बट आई टेल यू द एक्चुअल फिगर, इट इज अराउंड 12%। स्टिल नॉट बैड, यू कैन चेक द स्टैट्स। निफ्टी 96 से आज तक अगर आप देख रहे हो तो ऑन एन एवरेज CAGR इज अराउंड 12%। लास्ट 5 years अगर आप देखोगे तो इट इज मच मोर देन दैट, इट इज अराउंड 18 to 20%। तो लास्ट 5 years में काफी अच्छा परफॉर्म किया है, बट लॉन्ग टर्म में फिर भी यार 12% कम लग रहा है क्या आपको? तो फिर आप कभी इक्विटी में पैसा नहीं कमा पाओगे। फिर ये जयपुर है, ये जयपुर में 12%, 18% कुछ नहीं होता है। 18% के पहले तो बात ही नहीं खुलती, अच्छा। आंखें नहीं खुलती हमारी। तो टेल समथिंग व्हिच इज एवर 18%। नहीं, फिर then that doesn't go with my investing style in that case। चलो ठीक है, अब एक बार तो that is what I always believe। एक लास्ट लाइन बोलूंगी, set your expectations right। अगर आप कुछ ज्यादा बहुत ही क्रेजी एक्सपेक्टेशन रख के अगर आ रहे हो तो पैसा गंवाने का चांस ज्यादा होगा। अगर आप एक सेंसिबल एक्सपेक्टेशन रख के जा रहे हो, अगर उससे अच्छा ज्यादा बनता है तो बढ़िया बात कही है। चलिए, आई थिंक विल कम टू RJ। So ऋषभ, रियल एस्टेट पे कुछ? रियल एस्टेट पे मैंने, जयपुर वालों में आप बड़े पॉपुलर हो। जयपुर में लोग ब्याज में लेके भी रियल एस्टेट खरीदते हैं। मैंने अनंत से कल पूछा कि यार अनंत कोई अच्छी लाइन बता, शुरू कैसे करेंगे? तो अनंत ने बहुत ज़बरदस्त लाइन मुझे दी है रियल एस्टेट के बारे में। ही सेड दैट रोटी कपड़ा और शेयर होता है क्या? नहीं। रोटी कपड़ा और म्यूचुअल फंड होता है क्या? नहीं। रोटी कपड़ा और डेट फंड होता है क्या? नहीं। रोटी कपड़ा और होता तो मकान ही है। अनंत, ये तुम्हारे ऊपर ऐसे कई बार बोलते हैं बिल बांटना, पर तुम्हारे का मतलब अच्छी चीज तुम्हारे नाम पे लेके बोल रहा है। तो आप लोग बैडमिंटन खेले इसलिए क्या? या कोई डिनर इसने करवाया हो, कोई पार्टी की हो रात को आप लोगों ने? नहीं, मैंने बैडमिंटन खेला तो इसने ज्ञान दिया मुझे फिर थोड़ा सा ऐसा। तो मतलब काफ़ी लोग, स्पेशली यंगर जनरेशन जो यहाँ पे सब लोग बोल रहे हैं, इनफैक्ट यूट्यूब पे फिनेंस बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं कि रेंट वर्सेस बाय, इस तरह के कैलकुलेशन रहते हैं। तो जब ज़्यादातर लोगों के लिए जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होता है, दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट एज सच, इट्स मोर ऑफ एन इमोशन। काफ़ी लोग जो अपना घर खरीद रहे हैं यहाँ पे, एक इन्वेस्टमेंट श्रेणी तक बहुत ही कम लोग जो पहुँच पाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एक बार में कैपिटल चाहिए। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो पहला घर होता है वो एक इमोशनल डिसीजन होता है। आपके पेरेंट्स ने बोला है कि अब तो घर खरीद लो, जॉब लग गई है, या शादी की बात चल रही है तो चलो घर खरीद लो। और ऐसे में काफ़ी लोग एक बड़ा डाउन पेमेंट दे के और उसके बाद एक बड़ा लोन लेके, जिसकी 20 साल तक वो किस्त चुकाते रहते हैं अपने जॉब के साथ, उससे एक घर अपना खरीद लेते हैं और उसे अपना रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो टू बिगिन दिस सेशन विद, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि नथिंग रॉन्ग इन दैट इमोशनल डिसीजन, बिकॉज इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपको अपना खुद का घर चाहिए या आपके पेरेंट्स ने बोला है कि घर खरीदना चाहिए, आपको लगता है कि मैं देयर शुड बी अ प्लेस जिसको मैं अपना बोल सकूँ, उस जज्बात की तो कोई कीमत नहीं है। लेकिन कभी भी मेरा जो पहला, इस पूरे सेशन में मेरा पहला कंट्रीब्यूशन आप लोगों के लिए कि अपने घर को कभी भी आप एसेट ना बोलें, क्योंकि वो घर हमेशा घर अपने रहने के लिए होगा। इवन ना आप उस पर रेंटल यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ना उससे कुछ आप लॉन्ग टर्म में ROI आ भी रही है, आपने
1 करोड़ का फ्लैट खरीदा, अब 2 करोड़ का भी हो गया तो क्या हो जाएगा उससे, वो आप फिर भी आप उसमें रहोगे। अगर आप उससे बियॉन्ड जाकर कैपिटल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ नंबर्स हम बात करेंगे। अगर आप फ्लैट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसमें कुछ मैं इंटरेस्टिंग आइडियाज इस सेशन में आपके साथ शेयर करूँगा। सो लक्ष्मी, योर टर्न। डेट्स मतलब और AIF इन सब में, ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस में बताइए आप कैसे, हाउ विल यू डिफेंड? बिकॉज मैं तो पहले से ही मान चुका हूँ कि डेट्स मेरे को तो समझ में नहीं आता है, बट एनीवेज यू हैव टू कन्विंस अस नाउ। वो डेट जो है ना दिल में नहीं दिमाग में आता है, एक तो वो बहुत ज़रूरी बात है, पॉइंट नंबर 1। क्या बात है? पॉइंट नंबर 2, आई थिंक मैं डिफेंड करने नहीं आई हूँ क्योंकि मैं बैट्समैन नहीं हूँ। Okay. तीसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि हर एक चीज़ का अलग अलग खांचा होता है। जैसे आप कपड़े अपने कबर्ड में रखते हो, जूते शू रैक में रखते हो, किचन खाने पीने का सामान अपने किचन में रखते हो, तो हर एक के लिए जैसे खांचे होते हैं, सिमिलरली जब आप निवेश लगाते हो, पैसा सौदा लगाते हो बाजार में, तो हर एक के लिए खांचा होता है। और वो खांचा जब आप वो तय करोगे कि आप अपने निवेश की कौन सी कड़ी पे हो, कौन से किश्त में हो, लाइफ स्टेज जैसे होता है वो कहाँ पे हो। जैसे अगर यहाँ पे ऑडियंस में सारे मेरे पापा की उम्र वाले लोग होते हैं तो जितना भी हो जाए रेड बुल से उनका कुछ होना नहीं। जो इक्विटी जिसकी हम बात करते हैं उनको नींबू पानी ही पीना होता है, जिसको हम बोलते हैं फिक्स इनकम। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस में मेरे पापा के आधे से कम की उम्र के लोग हैं, काफी हद तक। पापा के क्या मेरे ही आधे से कम की उम्र के लोग हैं, पैनल भी आधा। तो उनके लिए भी फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं, अगर खाने की भाषा में बताया गया और हम जयपुर में है तो मैं दाल बाटी का एग्जाम्पल देती हूँ जो मेरा फेवरेट डिश है यहाँ का। आप दाल बाटी क्या नाश्ते में भी दाल बाटी खाओगे, लंच में भी दाल बाटी खाओगे, हाई टी में भी वही खाओगे और डिनर में भी क्या वही खाओगे। कोई भी एज के हो, कितने भी आप शौकीन हो, आपका भी जी ललचाएगा, आपका भी पैलेट ये बताएगा कि मुझे कुछ और खाने की मैं इच्छा रखता हूँ या रखती हूँ। और जयपुर में भी आप जाके पिज्ज़ा खा लोगे। तो ऐसे होना चाहिए जब आप निवेश करते हो तो आप हर एक एसेट क्लास को एक खांचे में डालिएगा, चाहे वो डेट हो चाहे वो इक्विटी हो। तो डेट को मैं बोलती हूँ नींबू पानी, जो आप सर्दी में भी पी सकते हो लेकिन गुनगुने पानी में पियो, गर्मी में भी पी सकते हो, ठंडे पानी में पियो। और ऑल सीजन जैसे हम बोलते हैं फुटवेयर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में आप नींबू पानी पी सकते हो। रेड बुल आपको ठंडा ही पीना पड़ेगा। आप उसको रूम टेम्परेचर में पियोगे तो आपको वो रेड बुल की तरह नहीं लगेगा, डॉक्टर ने जो एक सिरप दिया है उसकी तरह लगेगा। ट्राई करना। और आप सो आई थिंक ये बहुत अमेजिंग। तो ये आप जो भी एज में हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 25 साल की उम्र के हो तो भी अगर आप बोलो कि अगले 2 साल में मुझे शादी करनी है, अगले 3 साल में मुझे घर खरीदना है, तो क्या आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन आपका जो 100 रुपए का हिस्सा होता है ना, उसमें काफी कम मात्रा में आपकी इक्विटीज रहेगी और ज्यादा मात्रा में आपका फिक्स इनकम इसलिए रहेगा क्योंकि आपकी जो नियर टर्म रिक्वायरमेंट है पैसों की ना वो बहुत ज्यादा है। लेकिन आप 50 साल के हो, आपने प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके रखा हुआ है, आपके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा टाइम है, तो आप इक्विटी में ज्यादा निवेश करोगे भले ही आपकी उम्र डबल है उनसे। तो ये जान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप केवल अपनी एज के हिसाब से एसेट एलोकेशन ना कीजिएगा, आप अपने नीड के हिसाब से। आपको कल सौदा करना है, आपको कल घर खरीदना है ना, आप सारा पैसा बैंक के अकाउंट में रखना या लिक्विड फंड में रखना। तो ये होता है फिक्स इनकम या जो डेट है आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। बट जैसे और आपके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है, आप चाहे इक्विटी के प्यार मोहब्बत में इतने देवदास बन चुके हो, लेकिन आपके लाइफ में पारों के बियॉन्ड भी आपको सोचना बहुत जरूरी है। मैंने देखा कि लक्ष्मी अय्यर को मैं क्या वो इंग्लिश हिंदी में फंसा दूंगा, या तो ये जबरदस्त, ऐसा मैंने तो साउथ इंडियन देखा ही नहीं जो इतनी अच्छी हिंदी बोलता है। मैं ना फर्जी साउथ इंडियन, इसीलिए मेरे नाम भी फर्जी कैफे बने हुए हैं वहाँ। अच्छा बट अमेजिंग, यू वर सो कन्विंसिंग, मजा आ गया। मतलब मैं तो ठीक है, ये चीज़ तो है ही है जो आपने बोला, शॉर्ट टर्म नीड्स हो तो डेट्स है, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती है, बट वो रेड बुल और ये एग्जाम्पल गजब
और एक और एग्जांपल, अगर जैसे मैं सेक्टर्स जैसे हम निवेश करते हैं और सेक्टर हम ट्रैक करते हैं, आप चाहे फरारी चलाओ, चाहे फिएट चलाओ, चाहे नैनो चलाओ, एयर बैग्स तो आपको बहुत ज़रूरी है। और वो जो एयर बैग है, वो एयर बैग आपका जो डेट का हिस्सा है वो है। फरारी चलाइए, स्पीड में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़रूरी तो एयर बैग्स है ना। गुड गुड गुड, थैंक यू। अनंत नड्डा का आंसर सबसे इजी है, सबसे पॉपुलर आंसर, हर आदमी सिप कर रहा है ये, मतलब मैं पानी का सिप ले लेता हूँ। हाँ नहीं देखो, म्यूचुअल फंड्स की मुझे बात करनी है। लक्ष्मी मैम ने कहा डेट चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। इन्होंने कहा इक्विटी चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। ये कह रहे प्रॉपर्टी चाहिए, वो भी दिला दूंगा। और अगर आप गोल्ड लेना चाहोगे, कुछ और लेना चाहोगे ना, तो यहाँ पे आपके सब कुछ अवेलेबल है लिटरली। और रचना मैम स्पेशली फॉर यू, मतलब आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू लॉट, बट रियली मैम अगर आपको 12% रिटर्न चाहिए, आ जाओ दिला दूंगा। यार ये पैनल ना बहुत तैयारी करके आए, सीरियसली, मतलब आई एम सो हैप्पी। मतलब ऐसे मजाक नहीं है, बाकी पैनलिस्ट में बहुत सारे आज पैनल डिस्कशंस किया, थोड़ा कैजुअल, थोड़ा ऐसे हो रहा था, बट यहाँ मैं कैजुअल करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, लाइटर मोमेंट्स लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यू गाइज आर अमेजिंग। पहला आंसर में आप लोगों ने फोड़ दिया, मतलब कितनी तैयारी की आपने रिसर्च को बताओ। सर जब से पता चला है ना रातों की नींद उड़ रही है, तो क्या बोलेंगे सर के सामने, तो बिल्कुल तैयारी चल रही है एकदम। नहीं नाइस। सो आई थिंक सबने अच्छी अपनी दलीलें रखी, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड अनंत ने अलग स्टाइल से, अच्छा अनंत को पता था कि मैं तो 10 आंसर देने ही वाला हूँ, तो थोड़ा मेरे पैनलिस्ट को भी समझा दूँ कि आंसर तुम दे देना, तो थोड़ा बराबर में आ जाएंगे। बट आप लोग सब ने ऐसा आंसर दिया, अमेजिंग। सो आई थिंक यू नो एक चीज़ पे हम आते हैं, तो अगर इक्विटीज की बात करते हैं रचना, तो अब आप कैसे उसमें डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब वी विल टॉक अबाउट यू नो हाउ टू डाइवर्सिफाई अक्रॉस एसेट क्लासेस, एंड इफ इन दैट एसेट क्लास हाउ टू डाइवर्सिफाई इन दैट। तो इक्विटीज में आप कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं? अच्छा एक चीज मैं सॉरी बुलियन के बारे में रह गई, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। हाँ म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। अच्छा आप मेरे एसेट क्लास में मत घुसवाना। सो बेसिकली व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज, अगर आप एक बहुत ही न्यू इन्वेस्टर हो कि आपको ज़्यादा पता नहीं इक्विटी के बारे में, तो स्मॉल कैप से शुरुआत करने की गलती मत करो। इस माय बेसिक थॉट प्रोसेस। गलती ये मैंने खुद ने करी है। व्हेन आई वाज डूइंग सीए, कुछ ज़्यादा पता नहीं था इक्विटीज़ के बारे में, तो ऐसे ही टिपेंद्र कैटेगरी के सीए हो के पता नहीं था इक्विटीज के बारे में? सीए कर रही थी तब तक, मैं इंटर में थी, एंड तब कई सारे सीनियर्स होते हैं जिनको मैं टिपेंद्र कैटेगरी। सही है। हाँ बिल्कुल। सबसे ज्यादा मेरे यहाँ क्वेश्चन किसके आते हैं कि मैंने इसमें फंस गया, उसको बोले यार आप लोगों की तो बैलेंस शीट बनाते हो, बट कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़े बिना कोई भी स्टॉक ले लेते। तो सीए, सॉरी यहाँ कोई सीए हो तो डोंट गेट ऑफेंडेड प्लीज, बट कई सीए ऐसे, तो सारे सीए को आजकल ऑडिट नहीं करनी चाहिए, सबको सीए में शेयर मार्केट में आना है। बिल्कुल प्लीज। तो मैं बोल रही थी, वैसे ऐसे जो दोस्त होते हैं जिनको हम टिपेंद्र कैटेगरी बोलते हैं, टिपेंद्र क्योंकि वो टिप्स देते हैं। ओके हाँ तो मेरा नाम टिपेंद्र हो गया। तो कई बार ऐसा होता है ना कि शुरुआत में ज़्यादा पता नहीं है, किसी ने कुछ ये ले लो बोल दिया, वो ले लो बोल दिया। ऐसे शुरुआत में मेरा पोर्टफोलियो स्टार्टेड इन 2006 व्हेन आई वाज डूइंग सीए, तब मैंने इन्वेस्टिंग चालू करी। 6 और 7 में बहुत अच्छा बुल रन था, तब ये सब स्मॉल कैश बड़े तेज भाग रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था, ऐसा लगा रहे तो बहुत ईजी काम है। और फिर आया 2008, 40% टूटा था मार्केट, और मेरे जो स्मॉल कैप्स जो इतने कचरा वैल्यू पे चले गए थे, फिर मुझे मेरे पोर्टफोलियो में स्वच्छ भारत अभियान जैसा स्वच्छ पोर्टफोलियो अभियान करना पड़ा, सब कचरा स्टॉक्स निकालने पड़े। और तब समझ में आया कि टिप्स के बेसिस पे अगर कुछ करोगे विदाउट योर ओन नॉलेज, विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर बाइंग, तो आई थिंक ये आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। नहीं, इसके लिए एक इलाज है मेरे पास। हाँ बोलिए। जैन साहब के जेम्स। हाँ कितने लोग यहाँ पे जैन साहब के जेम्स देखते हैं? अरे क्या बात है, क्या बात ऐसा है। नहीं है। चलो एनीवेज थैंक बट यू। फिर भी मतलब व्हाट आई फील, आप भी जब भी कोई भी स्टॉक आप सी बिजनेस पे बताते हो, मैं और अक्षय भी आपके फैंस हैं, नो डाउट्स ऑन दैट। तो हम अक्षय इज रचना जी's husband and he has come all the way from Pune, और कई इन्होंने काम छोड़ के आए हैं बेटी की एग्जाम, बट आई एम वेरी सॉरी रचना जी, वी डिस्टर्ब्ड योर शेड्यूल एंड कोई सो आई वाज जस्ट मेंशनिंग कि आप जब कोई भी स्टॉक बताते हो तो हम आधे से ज़्यादा तो स्टॉक पता ही नहीं रहता, आप कहाँ से ढूंढ के लाते हो भगवान जाने, बट फिर भी देन वी मेक इट अ पॉइंट टू सी कि यार ये कंपनी जेन्युइनली क्या करती है।
तो एटलीस्ट आगे आधा घंटा पौना घंटा हम खुद रिसर्च करेंगे उसके ऊपर एंड देन वी फाइनली इनिशिएट अगर कुछ इन्वेस्ट करना है तो. सो आई थिंक जो आपने बोला ना कि विद इन द एसेट क्लास अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हो तो जस्ट टू सम अप द डिस्कशन, अगर आप न्यू इन्वेस्टर हो तो आई थिंक गोइंग अहेड विद लार्ज कैप्स इंडेक्स में जो कोई भी है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस. अगर आप खुद की अच्छे से तैयारी करके कर रहे हो तो मिड कैप एंड स्मॉल कैप जाने में ज़्यादा सेंस बनता है. वो है म्यूचुअल फंड. बट ऐसा नहीं है आनंद, कंपटीशन जबरदस्त है यहाँ पे, सॉलिड वाला कंपटीशन है. लार्ज कैप बता के उन्होंने सही आंसर कर दिया. सो आई थिंक लक्ष्मी पे तो वापस से आने में डर लगता मुझे क्योंकि मैंने पहले ही मौका ले लिया. डर के आगे जीत है. जीत है. ओके, थैंक यू. देखा, हाँ डर के आगे डेथ है. सो अगेन डेट्स में भी कैसे हमें मतलब हाउ डू वी अप्रोच डेट्स. डेट्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं इंटरेस्ट बिल्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं. डेट्स की मतलब वही है, मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर रहा था. सो कैसे हम लोग उसमें अप्रोच करना चाहिए, हाउ डू वी डाइसेक्ट इन दैट. सो जैसे रचना जी ने बताया, इक्विटी में जब आप शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हो, देखिए काफ़ी सारे माध्यम होते हैं. जैसे संदीप ने बताया, आपको डायरेक्ट इक्विटी आप जैसे खरीदते हो. सिमिलरली अगर आपको उतनी समझ नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम में पैसा लगा सकते हो, वही शेयर बाजार में पैसा लगता है. सिमिलरली आप AIF यानी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के माध्यम से पैसा लगा सकते हो. तो ये सारे जो है वाहन है, जो आपको यहाँ से समझो जयपुर से दिल्ली की तरफ जाना है, आप गाड़ी में जा सकते हो, आप फ्लाइट में जा सकते हो, आप चार्टर प्लेन कर सकते हो. ये सारे माध्यम है. तो ठीक उसी तरह फिक्स्ड इनकम यानी डेट की अगर हम बात करें तो डेट में भी यही सारे 3 माध्यम है. आप डायरेक्टली कोई बॉन्ड खरीद सकते हो. जैसे आपने एक कंपनी में पैसा लगाया और आप वो उसकी शेयर अच्छी चल रही है और आपको लग रहा है कि इसके अर्निंग्स के प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी बढ़िया है, तो आप इसी के फंड, इसी के जो यही जो कंपनी है, अगर जब ये डेट इशू करता है, जैसे हम बॉन्ड की हम बात करते हैं, काफ़ी सारे लोग जेम्स बॉन्ड की बात नहीं कर रही हूँ, बॉन्ड की जो कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो. फ़र्क इतना है कि जब आप इक्विटी में पैसा लगाते हो तो आप उसके भागीदार हो जाते हो, आप शेयर होल्डर यानी ओनर, पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी बन जाते हो. लेकिन जब आप डेट में पैसा लगाते हो तो आपको ब्याज मिलता है. और जब ब्याज की बात आती है तब एक बहुत अहम रिस्क जो जोखिम की हम बात करते हैं वो है क्रेडिट रिस्क. आपने आज मुझे 100 रुपया दिया और मैंने आपको वादा किया कि 1 साल बाद मैं आपको 108 रुपये लौटा दूंगी, तो 8 रुपया बना आपका ब्याज. पर अगर मैं आपका 100 रुपया लेके लंदन भाग गई तो क्या होगा? आपको तो आपके पैसे मिलेंगे नहीं. मुंबई भाग गई तो आप फिर भी आ सकते हो, लंदन के लिए आपको वीज़ा लगानी पड़ेगी, आजकल वीज़ा भी एक्सपायर हो जाता है, मिलता नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो इसलिए डेट में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो है क्रेडिट रिस्क. तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है. आजकल के मार्केट में ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट, खासकर स्टॉक मार्केट में हो रहा है, डेट में भी हल्का हल्का सा हुआ था, लेकिन थोड़ा वो सुलझ गया है, पहले काफ़ी उलझा हुआ था. आपने सुना है CBN क्या होता है? CBN का फुल फॉर्म पता है आपको? ऐसे पूछिए मत, डराओ. नहीं, ये हमारी फंड मैनेजमेंट, मेरी डीलिंग रूम की भाषा है, तो आप सुने नहीं होंगे. CBM का मतलब होता है चोर बने मोर, यानी बिन बरसात जो मोर नाचने लगते हैं, ऐसे सारे प्रमोटर्स मिल रहे हैं. तो चाहे वो शेयर बाजार में हो, चाहे वो डेट में हो, वो प्रमोटर्स के गुण चेंज नहीं होते, उनके पर निकलते हैं जब बरसात नहीं हो रही हो. और आज तो गर्मी का माहौल है, तो CBN स्टॉक्स हो या CBN डेट हो, इन दोनों से अपने को दूर रहना है. और उसलिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आज की तारीख में माहौल ऐसा बन गया है कि 10 मिनट का रिसर्च करो, 10 करोड़ का सौदा लगाओ. ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए. तो ये बहुत ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी बात है. एंड लास्टली, जो मार्केट का रिस्क जैसे शेयर बाजार में है, ठीक उसी तरह डेट में भी एक इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरें घटेंगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, तो ये रिस्क रहता है. ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है. बाकी जैसे वरुण धवन होते हैं सुविधा आगे पिक्चर में, बाकी सब बढ़िया है. छज्जे से पानी भी टपक रहा होगा फिर भी बढ़िया है. वो एक खासियत है डेट की, और नींबू पानी की कोई खासियत है. क्या बात है. म्यूचुअल फंड्स में अगर आते हैं, सो हाउ, कैसे म्यूचुअल फंड्स में कैसे फर्दर और डिगिंग करना चाहते हैं, हाउ डू, कोई भी एक बंदा आता है कि म्यूचुअल फंड तो देखिए ऑटो सोल्ड प्रोडक्ट है, आजकल बेचना ही नहीं पड़ता म्यूचुअल फंड को.
इक्विटी को भी थोड़ा बेचना पड़ता है, रियल एस्टेट को बेचना पड़ता है, बट म्यूचुअल फंड इज एन ऑटो सोल्ड प्रोडक्ट। पोस्ट कोरोना तो और ज़्यादा हो गया, तो फिर वहाँ पे अब आपके पास क्यों आए, दूसरे के पास क्यों नहीं जाए? तो सर्टनली आपने अपनी ब्रांड तो बना ही ली है, एंड यू डिड इट वेरी वेल, राइटली स्ट्रेटेजाइज किया कि हम इन्वेस्ट आज और कल एक बड़ी ब्रांड खड़ी करें, एंड यू पुल एंड यू हैड योर फादर्स बिजनेस। और म्यूचुअल फंड मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसको इस लेवल पे ऐसे ब्रांड बनाना, तो सर्टनली आपने बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड एडवाइजरी की भी होगी। तो कैसे आप कोई भी फर्स्ट टाइम आता था, हाउ डू यू सजेस्ट कि क्या पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बनाना चाहिए? कैन आई आस्क अ क्वेश्चन उससे पहले? हाँ, कितने लोग डायरेक्ट शेयर्स में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं? म्यूचुअल फंड्स में, ऑप्शंस में? ऑप्शंस वाले भी काफी है, वाओ। तो मतलब विवेक को मिस कर रहे हैं। डेट फंड्स में? चलो इंटरेस्टिंग। अभी मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेट फंड्स में लेजी हो गए। नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, डेट फंड्स की जो एक स्ट्रैटेजी, स्पेशली अगर आप ऑप्शन से काम कर रहे हो ना मार्केट में, व्हाट यू कैन एक्चुअली डू इज, जो मैं भी करता हूँ, कि आपने डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ पे एनी विच वेज आज के दिन इंटरेस्ट रेट्स आर एनी विच वेज वेरी हाई, स्पेशली इन ऑल सीजन बॉन्ड्स में अगर बाई चांस इंटरेस्ट रेट का रिवर्स होता है, तो फिर यू विल benefit exponentially, plus you can keep the amount which you have invested in debt funds as a margin, and उसके अगेंस्ट लेवरेज लेके तुम अपना ट्रेडिंग का काम कर सकते हो। काफी सारे ट्रेडर्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दैट इज ये मेरा आंसर था, मैं लास्ट में यही देने वाला था कि हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कैसे, 100%, बट आपने बना दी, which is and you have written a book also on that. हाँ, which is a very win-win situation, वहाँ पे आपका जो ROI बैठता है, which is fantastic. एंड म्यूचुअल फंड्स की बात करना, अभी इतनी बात हो रही है इन्वेस्टमेंट की, स्टॉक मार्केट की, म्यूचुअल फंड्स की, हमें लगता है कि इंडिया में बहुत लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया। एक बड़ा इंटरेस्टिंग का फैक्ट आपको बताता हूँ, आज के दिन इंडिया में रफली 5% के आसपास लोगों ने इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रखा है पिछले 10 सालों में। ये एक्चुअल फैक्ट है जो पब्लिश हुआ है। आप एक बार गेस करो कि कितने परसेंट लोगों ने अपने हाउस होल्ड इनकम का जो वो सेव कर रहे हैं, चाहे डिफरेंट एसेट क्लास में, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे इक्विटी हो, कितना परसेंट इक्विटी या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा? जस्ट टेक अ गेस। हाँ भाई, 8%। और कोई गेस? इतनी श्रद्धा से आप सब देख रहे हो, जैसे मैं बाबा प्रवचन दे रहा हूँ, भक्तजन श्रद्धा में लीन है, थोड़ा हंस लो, डिस्कशन कर लो, जो श्रोता है वो सो नहीं जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, सो नहीं रहे, बहुत एक्टिव है सर प्लीज, आंसर तो कर रहे हैं। 2%, आप बहुत लूज हो। बात इतनी हो गई है, पर एक्चुअली जो हाउस होल्ड इनकम का इन्वेस्टमेंट हुआ है सिर्फ 4% हुआ है। हमें ऐसा लग रहा है कि लोगों ने बहुत निवेश कर दिया है, और जो मैक्सिमम परसेंटेज वाइज बढ़ा है एज कंपेयर टू प्रीवियस डेकेड टू दिस डेकेड इज गोल्ड। प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट बराबर सा और थोड़ा सा कम हुआ है, पर गोल्ड इज समथिंग जहां पे बहुत निवेश एक्सेस में हुआ है, इक्विटीज में जितना नॉर्मल है उससे कम हुआ है। सो म्यूचुअल फंड्स हमें लगता है कि बहुत इन्वेस्ट लोग कर रहे हैं या एक्साइटेड है, पर आज के दिन भी जितना होना चाहिए पेनिट्रेशन उसका 50% में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेसिक वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड इज कि आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि आप किस गोल के लिए काम कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। अब सिलेक्शन पे जाते हैं तो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सिलेक्ट अ डेट म्यूचुअल फंड, यू हैव टू यूज अ प्रिंसिपल ऑफ SLR। फर्स्ट यू हैव टू लुक एट सेफ्टी, देन यू हैव टू लुक एट लिक्विडिटी, थर्ड यू हैव टू लुक एट रिटर्न्स। तो इसमें होगा ये कि आपके पास कभी भी आप फंसोगे नहीं, राइट ना। ये हमारे डिस्कशन भी इस पर बहुत हुआ था कि सबसे पहले आपको सेफ्टी लिखनी है कि आपका फंड सेफ है ना, पैसा वापस आएगा ना, आपकी क्रेडिट रिस्क वहाँ पे पूरी हो जाती है कंप्लीटली। कि अगर मैं डेट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा पहला पर्पस ये कि वापस मुझे पैसा मिलना चाहिए। वहाँ पे मेरा इंडियंस आर नॉट रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स, दे आर लॉस अवर्स इन्वेस्टर्स। 100 रुपये का 99 होगा उनको नहीं चलेगा। अगर मेरे को 15% की जगह 25% मिलते हैं या 10% मिलते हैं, ये भी रिस्क है कि मेरे रिटर्न्स ज़्यादा हो रहे हैं, पर इसमें दे आर ओके। पर जैसे कैपिटल लूज होने लगता है हमें डर लगता है, बिकॉज पुराने हमारे एक्सपीरियंसेस ये है कि स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, म्यूचुअल फंड्स में लॉस होता है, और आजकल फंड्स में तो नहीं बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा। सर मेरे पास ना इतने क्लाइंट्स हैं, इतने सारे क्लाइंट्स हैं कि उन्होंने 2015 से 2020 तक इन्वेस्ट किया और 2014 के भाव में एग्जिट करके निकल गए। वो आज तक भी वेट कर रहे हैं कि आज भी जब मैं बात करता हूँ लोग कहते हैं बहुत निवेश हो गया, बहुत बढ़ गया मार्केट, बहुत हैवी हो गया मार्केट। तो तुम्हारा पोर्टफोलियो क्या? बोला मैंने इन्वेस्ट नहीं किया अभी, मार्केट बहुत बढ़ गया, मेरे को पता है, वैल्यूएशन बहुत हो गई है, मार्केट भाग रहा है, पता है, मैंने निवेश नहीं किया। लग रहा है कि बहुत बढ़ने वाला है, तो तुमने कितना निवेश किया? बहुत अच्छा भी इस पे आई जस्ट एम्पलीफाई। संजय अग्रवाल जी का भी दूसरे हॉल में सेशन था, तो उन्होंने यही बात बोली कि हर आदमी बेस्ट सिचुएशन की कोशिश करता है वेट करने की,
बट उन्होंने बताया देखो 2016 में कोविड आया, 2017 में ये क्राइसिस, 2018 में ये, हर साल कुछ न कुछ आता रहेगा। So that अच्छा भाव और अच्छी न्यूज़ साथ में नहीं मिलती। साथ में नहीं मिलती। अगर आपको अच्छी न्यूज़ चाहिए तो भाव फिर वो अच्छी न्यूज़ वाले देने पड़ेंगे, बुरे समय पे आपको भाव भी वाले मिल जाएंगे जो आप लेना चाह रहे हैं। Right. सो ऑब्वियसली लुक एट योर गोल्स एंड इन्वेस्ट। तो ऋषभ, अब आप प्रॉपर्टीज में सपोज आप अभी जैसे अभी तेजी आई है मार्केट्स में, सारे एसेट क्लासेस में काफ़ी इनफैक्ट बढ़ोतरी हुई है, इक्विटीज हो या रियल एस्टेट हो, सब में शेयर मार्केट तो बढ़ी है, साथ में आप लोग का मार्केट भी। तो अब जनरली मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ कि प्रॉपर्टीज कितना ही कर लो, इक्विटीज को और म्यूचुअल फंड्स को तो बीट नहीं कर सकता। डेट्स में एटलीस्ट एक अच्छा ही है कि वहाँ पे भी एग्जिट रूट है, बट आपके यहाँ तो एग्जिट रूट भी नहीं और साथ में 7-8% का ही रिटर्न मिलता है। बस एक ही अच्छा ही है, वो है वो कच्चे का पैसा सेट हो जाता है। तो अब आप बता दीजिए। नहीं तो बिल्कुल ये जो डेटा है ये आप सही बोल रहे हो। इनफैक्ट अगर लास्ट 30 सालों का डेटा देखें तो आरबीआई पब्लिश करता है रियल एस्टेट के ट्रेंड्स, तो ये अर्ली 2000 में 25% के आसपास था, 90s एंड अर्ली 2000 25% रिटर्न दे रहा था, जो अब 3% रिटर्न आरबीआई प्रेडिक्ट करता है। बट जैसा आपने बोला कि दिस डज नॉट अकाउंट फॉर द एक्चुअल रिटर्न्स। तो फॉर एग्जांपल एक रियल एस्टेट बिल्डर ने एक कुछ फ्लैट बनाया, उसका 50 लाख रुपए ज़मीन और खर्चा मिला के 50 लाख हुआ, और वो एक्चुअल उसने 1 करोड़ में बेचा है, लेकिन जो रजिस्ट्री हुई है वो 55 लाख की हुई है और 45 लाख उसने कैश में लिया है जो अनअकाउंटेड है। तो एक्चुअल उस बिल्डर ने जो 2-3 साल में ये बिल्डिंग बना के कंस्ट्रक्शन करके जो बेचा है, उसका पैसा तो डबल हुआ है। 50 लाख का उसका कीमत थी, उसको 1 करोड़ मिले, लेकिन जो मार्केट में रिकॉर्ड हुआ वो सिर्फ 5 लाख रुपए का गेन रिकॉर्ड हुआ। सो ओवरऑल ये जो इकोनॉमी चल रही है उसमें एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का कैश कंपोनेंट है, एंड फॉर अ वर्किंग क्लास पीपल, फॉर अ न्यू एज प्रोफेशनल, अरेंजिंग दैट सम इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। एंड फॉर दैट मैटर जो पार्टिसिपेशन है रिटेल इन्वेस्टर्स का इन रियल एस्टेट वो काफ़ी कम है। उनके लिए देर आर फ्यू ऑप्शंस एटलीस्ट आउट देयर नाउ। देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग, स्ट्राटा जैसी कुछ कंपनीज कर रही है जिसमें आप कॉमर्शियल ऑफिसेज में जाके एक छोटा शेयर वहाँ से ले सकते हो और रेंटल अर्न कर सकते हो। आरईआईटी की बात कर रहे हैं, स्ट्राटा ऐसी कई कंपनीज है जो इस तरह का कर रही है, जो कॉमर्शियल आप गूगल के ऑफिस में। इज इट कंप्लायंट? It is very compliant, yes. So काफ़ी सालों से चल रहा है ये। Then there are REITs obviously जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ETF की तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड होते हैं। There are some new players, again not very compliant, but there are some players like Growpital, इस तरह के players हैं जो एग्रीकल्चरल लैंड में अगेन आपको देते हैं, then return there is tax free. So these are again small avenues जहाँ से वो उस रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं एक आपने एग्रीकल्चर की बात कही, अभी रिसेंटली मेरी किसी से बात हो रही थी, तो ही कन्विंस मी दैट अगर वर्ल्ड में, मतलब इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में अगर कोई एक एसेट क्लास ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है तो शायद एग्रीकल्चर लैंड ने दिया है। और एग्रीकल्चर लैंड पे फिर वेयर हाउसिंग और ये सारी चीज़ें करके मतलब लोगों ने पैसा, कोटा है ना, एक को पता है एक्चुअली कोटा में ये। सर इसमें ना एक बार इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हम जब इक्विटीज के रिटर्न की बात करते हैं, आप निफ्टी की बात करते हो, निफ्टी में क्या आता है? टॉप 50 कंपनी। प्रॉपर्टी में आप सारे कचरा सबका इंक्लूड करके रिटर्न्स की बात करते हो, तो वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप उस दोनों को कंपेयर कर पाओ। राइट, मैं उसी पे आ रहा था कि अब कैसे इसमें भी अब कैसे हम लास्ट में आएंगे उस क्वेश्चन पे। आई थिंक मेरे को 4-4, 5-5 सवाल ही पूछने थे आप लोगों से, तब 4 तो पूछूंगा। तो रचना जी अब वापस से आपके पास आता हूँ। सो नाउ अब इक्विटीज है तो मैं पिक्स के बारे में पूछूंगा, अब लार्ज कैप्स हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, बट मैंने ये क्वेश्चन आपसे शेयर किया नहीं और हो सकता है आपने पढ़ा भी नहीं हो। नहीं पढ़ के आए हो? नहीं, कौन सा क्या शेयर? हाँ वही तो, अगर मैं पूछूं आपसे कि 5 स्टॉक्स बताओ या 10 स्टॉक्स बताओ, उसके लिए जैन साहब के जेम्स देखो। नहीं, बट आई विल नॉट आस्क यू दोस थिंग्स, क्योंकि स्टॉक्स सर्टेनली देखिए रेकमेंड करने में कई बार वो होता है। बट नाउ यू टॉक अबाउट कंपोजिशन ऑफ योर पोर्टफोलियो, कितना % इसमें देना चाहिए? ऑफ कोर्स, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें सिर्फ मैं I'll be talking on behalf of everyone, I guess. नहीं, आप अपने पे रहिए। नहीं, मतलब on behalf of everyone, क्योंकि मुझे इनका भी थोड़ा सा, मतलब म्यूचुअल फंड भी तो इंक्लूड करना
हो गया, हाँ सपोज 1 करोड़ रुपया दे दिया, हाँ आपको 80% दे दिया मैंने, चलो इक्विटी मैं मेरी बात कर रहा हूँ हाँ कि 80% दे दिया मैंने आपको, मैं अपने आप को 20 साल का समझता हूँ, ठीक है। 100 माइनस 80 तो आपको मैंने 80 रुपया दे दिया, ठीक है। अब 80 रुपए में आप कैसे उसको फर्दर, इक्विटी के अंदर ही बोल रहे हो आप, आई शुड नॉट बी गोइंग आप इधर उधर मत जाओ, मैं आपको जानती हूँ। इधर चली मैं उधर चली जाने कहाँ, वहाँ जाने वाली थी बट नहीं जाऊंगी। और कंप्लीट हो जाए, लाइन गा दो कंप्लीटली। कंप्लीट मैम, कंप्लीट, कम ऑन। मैंने बोला ना, मैं रचना इसलिए आई है कि सोनू निगम लाना पड़ा रचना के लिए, तो शी हैज दैट सिंगिंग इंस्टिंक्ट, शी इज अ गुड सिंगर आल्सो, आई नो दैट। इधर चली मैं उधर चली जाने कहाँ मैं किधर चली, हाय फिसल गई इक्विटीज में आ गई, इक्विटीज में आ गई। चलो तो इक्विटीज के बारे में बात करूंगी। अगेन आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग एपेटाइट। अगर रिस्क टेकिंग एपेटाइट कम है तो मैं वापस से वही दोहराऊंगी कि लार्ज कैप में ही सबसे ज़्यादा आपका एलोकेशन होना चाहिए। इनफैक्ट अगर मतलब मैं ब्रेकअप दूंगी 80 को मैं अभी मैं वापस 100 में कन्वर्ट कर रही हूँ, ओके, कि 100 रुपये अगर आप इक्विटी में लगा रहे हो, अगर आपका रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ही कम है तो व्हाट आई टिपिकली डू इज 70 से 80 तक आप इनफैक्ट लार्ज कैप्स में जाना चाहिए। मैं हमेशा इसको इंपॉर्टेंस देती हूँ कि रात को नींद अच्छी आनी चाहिए। वो जेंट्स साहब का जेंट्स तो खरीद ही नहीं पाएगा वो आदमी, जो रिस्क एवर्स पर्सन है एक्चुअली नहीं खरीद पाएगा, ओके, तभी वो रात को अच्छे से सो पाएगा। एंड बाकी 10 सोने के लिए सोना खरीद लो, अगर सोने की बात कर रहे हो। 10 कैन बी फॉर मिड कैप्स, 10 कैन बी फॉर स्मॉल कैप्स। अभी जिसका रिस्क टेकिंग एपेटाइट जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उसका एक्सपोजर स्मॉल कैप्स में और ज़्यादा होते रहेगा। बट आई ऑल्सो टॉक अ लिटिल बिट अबाउट स्ट्रैटेजी, किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकता है कोई एकदम ही न्यू भी है कि किसने अभी तक आज तक इन्वेस्ट किया ही नहीं है। फॉर सच पीपल इट कुड बी कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। नहीं, उसके लिए रचना रनाडे, अच्छा, उसके लिए एकदम न्यू भी है। जिस भी बच्चे से पूछो रचना रनाडे के, मेरे ऑफिस में बच्चे आते हैं, हाँ। सबसे पहले हम बोलते हैं रचना रनाडे के वीडियोस देखिए। क्या बात है। बट उस वीडियो में मैं यही बताती हूँ कि आप कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग से शुरू कर सकते हो। ओके, जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मतलब मान के चलो जो टिपिकली मैं आपको महाराष्ट्रियन मेंटालिटी बताती हूँ। महाराष्ट्रियन मेंटालिटी इज लाइक भाई हमको फिक्स रिटर्न टाइप्स में सबसे ज़्यादा प्यार आता है, क्यों नहीं, सेफ है इसके लिए। तो मैं बोलती हूँ अगर आपको ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, SBI है, ये सब आपको बहुत सेफ लगता है, आपका पैसा वहाँ पे रखने में डर नहीं लगता है, तो ये टू बिग टू फेल कैटेगरी में बैंक्स आ जाते हैं। तो अगर आप इसमें FD रख रहे हो तो व्हाई नॉट यू ट्राई एंड परचेज जस्ट 1 शेयर ऑफ दैट बैंक मे बी एंड ट्राई टू सी कि इसमें क्या हो रहा है। तो इससे इनका धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अगेन नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, जस्ट टू क्लैरिफाई। और एक सेकंड हो सकता है कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग में, जैसे थीम बेस्ड कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप के टाइम पे कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हो सकते हैं जिनको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख सकता है। समथिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी अच्छा एक मोमेंटम पिक कर सकता है। समथिंग लाइक होटल्स, ट्रैवल है, या फिर अगर आप इवन ऑनलाइन डिलीवरी, आप भी देखो जैसे ही क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल नजदीक आने लगेंगे, जोमेटो, स्विगी सब चलते सबसे ज़्यादा बढ़ने लगेगा। सो इट कुड बी लाइक इवन फूड डिलीवरी रिलेटेड एप्स। तो आप इस तरीके से कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। एंड अगर आपका इन डेप्थ नॉलेज है, अगर आप मज़ा आता है आपको कॉन कॉल सुनने में, अगर आपको मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस वगैरह ये सब पढ़ के इन्वेस्ट करने में मज़ा आता है, तो जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल, अभी बीच में मैं कई सारे स्पेशलिटी कंपनीज, स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज जो है उनका मैं कॉन कॉल्स पढ़ रही थी, ऑलमोस्ट 6-7 कंपनीज के पढ़ लिए समराइज करके। तो आपने देखा होगा कि अभी के मार्केट में स्पेशलिटी केमिकल ये एक सेक्टर है जिसने अच्छे से परफॉर्म इतना अच्छा नहीं किया एज कम्पेयर टू द मार्केट। बट एवरी कॉन कॉल मेंशंस कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ है उसमें, क्यों नहीं परफॉर्म कर पाया। एंड ऑलमोस्ट ऑल स्पेशलिटी केमिकल कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है, दे आर लाइक सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर या फिर वर्स्ट केस सिनारियो कमिंग फाइनेंशियल ईयर में वी शुड बी बैक ऑन ट्रैक। अभी इतना अगर आपको पढ़ाई करने में मजा आता है तो आप स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिंग में जाओ या फिर आप कॉमन सेंस में जाओ। ये आप एक इन्वेस्टिंग स्टाइल खुद चूज कर सकते हो एंड बेस्ड ऑन दैट आई थिंक यू कैन चूज योर 100 रुपीज का जो स्प्लिट है वो चूज कर सकते हो। सो बेसिकली स्टिल यू आर स्टिकिंग टू लार्ज कैप्स, जितना भी मैंने Risk देखा averse. तो वो जो ठीक है, बट
आज अगर मेरी बात करूँ तो मैं 40-40 20-20 की बात करता हूँ। मैंने तो वो स्मॉल कैप को भी 3 में डिवाइड कर दिया। अच्छा, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप। तो जैसे कपड़े छोटे होते हैं ना, वैसे हमारे शेयर्स का नाम भी छोटा होते जा रहा है। मैं आपको इसमें प्रॉब्लम बताती हूँ संदीप जी। मैं अगर स्मॉल कैप बोलूँ ना, तो आई डोंट नो द रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ऑफ दिस पीपल। एंड अगर किसी को मैंने 2-4 स्मॉल कैप बता दिए जिन्होंने इतना % रिटर्न देंगे, उतना, अब ये सब लोग उतना मे बी नहीं सोच समझ के इन्वेस्ट करेंगे, देन दे माइट इन्वेस्ट ऑल इन दैट स्मॉल कैप। बट मुझे ऐसा लगता है लार्ज कैप में कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है, मतलब फ्यूचर्स में भी हम लोग, कुछ लोग जो समझदार तो फ्यूचर्स के थ्रू लार्ज कैप्स में कर लेते हैं। बट लार्ज कैप में करना है तो इससे म्यूचुअल फंड नहीं करना। नहीं, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बता दी, एशियन पेंट्स। आप एशियन पेंट्स देखो, 5 साल में रफली डबल होता है। आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो, 5 साल में डबल मतलब 20% CAGR हो गया सर। 20% इज नॉट बैड। मगर अपन ऐसे ही लार्ज कैप बताते रहेंगे, अपने पास आएगा कौन? कुछ अटपटे नाम थोड़े आते हैं। आपका और मेरा लाइन ही अलग है सर। But anyways, I think we are missing the gold part, we are missing the commodities and bullion part, but bullion is again oversold. So Lakshmi's topic is actually, you know, very difficult to sell, but we have chosen a right person to sell debts. क्योंकि डेट्स में क्या होता है, ठीक है, ब्याज पे देना ये चलता है हमेशा। लिक्विड फंड खरीदते हैं हम लोग, एफडी को EMD के लिए देते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट के लिए, ये सारे यूजेस है। हम लोग को ABC एक्सचेंज में मार्जिन भेजनी होती है, हम FD के थ्रू भेजते हैं। ऐसा नहीं कि वी आर नॉट सिटिंग ऑन FDs, बट अगेन अब नाउ अगर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में हमें जाना है, एंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स में टैक्सेबिलिटी इज एन इशू, क्योंकि आज डायरेक्ट FD में टैक्स इज अ बिग इशू। सो ऑल दोस थिंग्स, तो उसमें भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है। सो कैन यू जस्ट थ्रो सम लाइट ऑन दैट? सबसे पहली बात, जो मेरा जो $10 बिलियन आसपास का जो हम साइज मैनेज करते हैं ऑल्टरनेट्स में, सबसे जो बड़ा फंड है हमारा, वो $3.5 बिलियन का फंड है, तकरीबन 25,000 करोड़ का फंड है। वो पूरा जो है रियल एस्टेट में निवेश करता है, यानी प्रोजेक्ट्स हो या डेट हो या मेज़नाइन डेट जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पे आप ब्याज को थोड़ा यील्ड कम रखो, उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन रखो। उसकी पता है आपको ग्रॉस यील्ड कितनी है? टेक अ गेस। 14। ओके, एनीबॉडी एल्स? 40। नहीं यार, सोमालिया में नहीं लगाती हूँ पैसा, इंडिया में लगाती हूँ। सो द ग्रॉस यील्ड जो है वो सबसे जो लार्जेस्ट फंड है हमारा $3.5 बिलियन फंड का, उसका जो ग्रॉस यील्ड है 20%, INR में 20%। और इसमें एक भी पैसा हमने इंडिया से नहीं लिया हुआ है, सारा पैसा हमने हमारे देश के बाहर से लिया हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे जो विदेशी निवेशक हैं उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ एक तो छांटने में टाइम लगता है। यहाँ पे तो हमारी पूरी टीम बिठाई गई है। दूसरा, अभी एक हमारा फंड का फंड रेज चल रहा है, जो कि हम ऑलरेडी 1300 करोड़ में, आनंद को बता रही थी, हमने 1300 करोड़ उसमें उठा लिया ऑलरेडी पैसा। और AIF में क्या होता है, देखिए 22 साल मैंने म्यूचुअल फंड का काम किया है, अब मैं AIF फंड मैनेजमेंट में हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, 1 करोड़ का थ्रेशोल्ड होता है, तो जो जिसको ज़्यादा, जैसे 5,000 रुपया होता है म्यूचुअल फंड में लगा सकते, तो वहाँ पे जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है थोड़ी कम होती है और डिवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है। जैसे जैसे आप वॉकिंग से डांस क्लास शुरू कर देते हो, तो ऑब्वियसली आपकी इंटेंसिटी, आपकी कार्डियो बढ़नी चाहिए, तो वहाँ पे AIF थोड़ी स्पेशलाइजेशन के साथ होती है। तो कहने का ये मतलब है, तो अब जो ये फंड चल रहा है, इसका जो ग्रॉस यील्ड है आज की तारीख में, मैंने उसमें ऑलरेडी 4 निवेश कर चुकी हूँ और 3-4 बाकी है, बट ये जो 4 निवेश हम कर चुके हैं, इसका जो ग्रॉस यील्ड पता है आपको कितना है? 17% INR ग्रॉस की बात कर रही हूँ। तो कहने का ये मतलब है कि आप जब पताशे खाओ, या हमारे बम्बई की पानी पूरी की हम बात करते हैं, 12% तो हार गई। नहीं, वो उस पर भी आती हूँ, उस पर भी ये अश्योर्ड नहीं है, बट ऑब्वियसली इसमें रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं अलग तरीके के। बट जैसे हम अभी आपके पेविलियन में, जब मैं घूम रही थी फूड पेविलियन में, तो देखा मैंने 3 तरीके के पानी पूरी। अगर चंडीगढ़ में जाओगे तो 7 टाइप्स का पानी होता है। तो हर एक किस्म का जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, अगर आपको तीखा बहुत पसंद है तो आप इमली वाला पानी या फिर खजूर वाला पानी बिल्कुल नहीं काज करोगे। तो फिक्स्ड इनकम या डेट में भी ऐसे, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जैसे खांचे हैं, ठीक उसी तरह अगर आपको सरकार को पैसा देना है, अश्योर्ड है, गारंटी है कि ये पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि सरकार की जो, हमारी भारत की सरकार की जो क्रेडिट रिस्क है वो सबसे हाईएस्ट है, सॉवरेन रिस्क जिसको हम बोलते हैं। आज की तारीख में वो 7.25% आपको रिटर्न देता है। तो और अगर आप हायर पेडेस्ट्रल पे जाओगे कि आप थोड़ा क्रेडिट रिस्क डाइल्यूट करने के लिए तैयार हो,
आज के माहौल में क्या हो रहा है, बैंकिंग की परिभाषा में जो हम बोलते हैं, बैंकिंग की जो NPAs, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो साइकिल है 7 साल के लो पर है, 7 ईयर लो। इसका मतलब है यहाँ पे आप थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क लगा सकते हो। तो निवेश की भाषा में अगर आपको मैं समराइज करूँ तो डेट में भी जैसे बोलते हैं हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, हर एक डेट की कैटेगरी ज़रूरी होती है। तो आप इसको परखे जाने और स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट्स हैं। अगर आपको अच्छा लगता है गाड़ी चलाना तो आप खुद गाड़ी चला के जाइएगा, मतलब आप बोर्ड में निवेश कीजिएगा, लेकिन रिसर्च कीजिएगा। एल बोर्ड पे अगर आप ड्राइव करोगे तो दुर्घटना इज इनएविटेबल। एल बोर्ड के बगैर भी दुर्घटना होती है, वैसे वो अलग बात है। तो एल बोर्ड तो इम्पॉसिबल है, एल माने लर्नर्स बोर्ड। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम है, जैसे म्यूचुअल फंड एक माध्यम है, AIF, ये सारे माध्यम है। जो भी एसेट क्लास आप चुनोगे आप उसमें निवेश कर सकते हो। रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट जो है वो तगड़ा है, दिखता हट्टा करता है, लेकिन बेचने जाओ तो इंडिया गेट की तरह है, उसको आप सौदा नहीं कर पाओगे। तो वो भी है मेरे। ऋषभ देख लो भाई, फैट सबको खराब लगता है। नहीं। कौन सा होगा? प्रोटीन कौन सा होगा? प्रोटीन्स तो मेरा फिक्स इनकम है ना। फिक्स ओ जेनियो, तो सारे लोग इसलिए प्रोटीन डाइट पे रहते आप हैं। जेनियो, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं भी मीट नहीं खाती हूँ, आप भी मैं अज्यूम करती हूँ। तो हमारे लिए क्या होता है प्रोटीन, हम तो मूंगफली से अपना प्रोटीन निकालते हैं, बराबर ना, सोया से खा लेंगे। सोया। लेकिन जेनियो को तो सोया भी चिकन जैसा लगता है, तो मॉक मीट भी उनके लिए, तो उसका नाम ही मॉक मीट है सोया का, लेकिन पीनट तो पीनट ही बोलते हैं ना। तो ये बहुत, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया, तो हर एक जो माध्यम होता है ना, ये माध्यम को आप परखिएगा। ऐसा नहीं है कि शेयर में लगाना है तो मेरे अकाउंट में केवल एक ही स्टॉक है डीमैट अकाउंट में, वो भी मुझे इतने सालों में दहेज में मिला है। पहली बार आपने लाइफ में देखा हो तो उस लड़की को दहेज में मिलता है, और मुझे ईसॉप से मिला हुआ है, जो कि मेरा कोटक बैंक का शेयर है। तो वो एक ही शेयर, आप कितने साल से कोटक में? मुझे 23 साल हो गए। 23 साल से कोटक बैंक में हो? हाँ, कोटक बैंक में नहीं हूँ। कोटक बैंक हमारा बाप है, हम उनके बेटे हैं, जो कि सब्सिडरी बोलते हैं। कोटक ग्रुप में मैं 23 साल से। अमेजिंग, मतलब देख के तो नहीं लगता। हाँ, वो इसके बाद हम, इसलिए मैं खा सकती हूँ ना, तो वो मेटाबॉलिज्म की वजह से है। एंड अब लोग बोलते हैं फर्नीचर हो कि एंटीक पीस हो, मैं तो बोलती हूँ दोनों की रिटर्न डाउन वैल्यू अलग है। तो मैं तो चाहूँगी मैं अपने आप को एंटीक पीस बोलूँ। अरे एक चीज़ बताओ लक्ष्मी जी, आप जैसे मैं तो मारवाड़ी में सोचता हूँ, इंग्लिश में बोलता हूँ, आप कौन से हिंदी में ही सोचते हैं, इंग्लिश में? ऑब्वियसली इंग्लिश में या साउथ इंडियन में सोचते हैं? नहीं, देखिए अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए, तो हमारे दिमाग में ना ये मेंटल ब्लॉक है कि हम सोचते केवल अंग्रेजी में है। मैं 7 भाषा बोल सकती हूँ, 7 लैंग्वेज। 7 चारों साउथ की? नहीं, चारों साउथ की नहीं, मैं केरला की हूँ। तो पालक्काड सुना है आपने? अरे मैं नहीं जानूंगा। हाँ बस, तो पालक्काड जो है ना बॉर्डर पे होता है तमिलनाडु और केरला का। तो मैं मलयालम भी बोल सकती हूँ और तमिल भी बोल सकती हूँ। तो मैं केरला में पैदा हुई, बॉम्बे में रहती हूँ, तमिल बोलती हूँ, और शादी हुई है मेरी तेलुगु से, आंध्रा से। तो मैं तेलुगु भी बोल सकती हूँ, और मैं हिंदी, मराठी, गुजराती भी बोल सकती हूँ, और फ्रेंच भी बोल सकती हूँ। वाह, अमेजिंग है। मतलब इतना बड़ा लैंग्वेज का पोर्टफोलियो बना दिया। उधर भी डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, पता नहीं कौन क्या कब चल जाए। अब जब दिल्ली में जाती हूँ और जब हिंटरलैंड में जाती हूँ, तो वहाँ पे अंग्रेजी बोलो तो उनको लगता है कोई एलियन आ गया है टेरेस्ट्रियल रीजन से। तो उनके साथ जब आपको जोड़ना हो, एंड ये जो होता है ना, जब मार्केट की परिभाषा होती है, हमें लगता है कि हम स्टोरीज के माध्यम से जितना समझाएं ना, लोगों में उतना कनेक्ट फैल जाता है। किसी को आपकी EPS की स्टोरी, PEPP की स्टोरी सुनने में, वो तो हम करते हैं। 23 साल से मैं वही करके आ रही हूँ, बैलेंस शीट पढ़ना। 10 मिनट में 10 करोड़ का माल नहीं लगाती हूँ। 10 महीने की रिसर्च के बाद 1% पोजीशन लिया जाता है। दैट इज हाउ हमारा जो पोर्टफोलियो बिल्डिंग होता है वो ईंट से ईंट बनती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है ध्यान रखने के लिए। तो वो कनेक्ट के लिए जिस लैंग्वेज में जितना आप बोल सको उतना उनके लिए बेहतर है। अमेजिंग। ऋषभ, आपके लिए तो बहुत टफ है। अगर आप सपोज आप एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट हो और आपके पास प्रॉपर्टी खरीदने आता है, हर शहर के हिसाब से अलग अलग चलती है। तो आप अगर सपोज जयपुर में आपके पास कोई आता है, तो व्हाट विल यू सजेस्ट? क्योंकि आप तो जोधपुर के थे, मैंने सुना जोधपुर में एक कौन सा चौपासनी है क्या है, वहाँ पे 5 लाख रुपया गज में जमीन बिकती है एक समय पे कोई प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब नो डाउट। ये मेरे एक मित्र हैं यहाँ पे जयपुर के ही हैं, उनके फादर 40-50 साल से प्रॉपर्टी डीलर हैं। तो उन्होंने, वो जगतपुरा एरिया में ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्होंने बोला कि 10 गुना तो सबकी हुई है, और कई लोग हैं जिनकी 100 गुना भी हो गई प्रॉपर्टी पिछले 20 सालों में। तो बात हुई। लेकिन मैं देखो, मैं एक
आम जनता के लिए, जागरूक जनता के लिए बात करता हूँ। मैं आज आपको एक फॉर्मूला देके जाता हूँ। यहाँ पे कितने लोग हैं जो फ्यूचर में कभी फ्लैट खरीदने का सोच रहे हैं या खरीद चुके हैं? काफ़ी लोग, ओके, काफ़ी लोग हैं जो फ्लैट में निवेश करना चाहते हैं और जनरली घर के लिए ही निवेश करना चाहते हैं। और वैसे कभी भी जयपुर के हो तो रेडियो कभी भी चलाओगे अक्षय कुमार की आवाज़ सुनाई नहीं जाती होगी, कितने लोगों ने सुन रखी है? अरे उस पर तो केस लगा दिया कुछ लोगों ने। तो उनका अखबार में ऐड आता है कि भाई अभी 5% बढ़ी, अगले महीने 10% बढ़ेगी, पोजीशन तक 50% बढ़ेगी। तो एक बार गाना तो गा दो जैसे तो खैर ब्रांड डील हो जाएगी फिर वो, बट वो नहीं करते हैं। तो बट अच्छा मैं एक बात बताता हूँ। हाँ। मेरा साला है, उसका बेटा मतलब विपुल, मेरा साला का नाम विपुल और आनंद का अच्छा फ्रेंड है। तो मुझे वो गाना इतना अच्छा लगता है, केडिया सेजस्थान को आप लोग को नहीं पता होगा, पूरे राजस्थान में हर जगह, हर मिनट, हर सेकंड कोई भी एफएम चैनल चला दो वो सेजस्थान बच नहीं सकते। तो लोगों ने बोला कि आपने जीतो कनेक्ट को सेजस्थान क्यों नहीं बनाया? बोला इसलिए नहीं बनाया। बोला आप, हम लोग भी एफएम चैनल के काफी ऐड चलाए। इसके नंबर सबको याद होंगे यहाँ पे, कितने लोगों को नंबर याद है? 1800, 123, 120, 100 कुछ तो है सब। लोगों को याद नहीं अभी भी। 23 नंबर याद हो गए सबको। खैर, तो मैं फ्लैट के बारे में आपको एक हार्वर्ड में केस स्टडी हो रही है उसके ऊपर, मैंने सजेस्ट किया हार्वर्ड में भेजे इसकी केस स्टडी। मतलब लोगों को ऐसा डरा दिया है, मतलब लोगों ने एफएम चलाना छोड़ दिया गाड़ी में। तो देखो फ्लैट की कीमत है ना बहुत सब्जेक्टिव है। मतलब आप किसी जगह जाओगे 3,000 रुपए के भी भाव होंगे, 4,000 रुपए के भी भाव होंगे, 5,000 रुपए के भी भाव होंगे, पता नहीं चलेगा। तो फ्लैट की रेट आप पता नहीं कर सकते, लेकिन उस एरिया की जमीन की रेट आपको जरूर पता चल सकती है कि पास में प्लॉट 60,000 रुपए गज में मिल रहा है, 70,000 गज रुपए में मिल रहा है। तो आप एस्टिमेट कैसे करोगे कि फ्लैट की कीमत सही है कि नहीं है? तो इसके लिए एक फॉर्मूला देता हूँ, आपको सही लगे मुझे नहीं पता, मैंने सोचा इसको। तो फॉर एग्जाम्पल किसी जगह आपको 4500 रुपये का फ्लैट मिल रहा है भाव स्क्वायर फीट का, और 10 माले की बिल्डिंग है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ बाय डिफॉल्ट, तो मुझे पता है कि 1200 रुपए में अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आप सिविल इंजीनियर हो, लेबर लॉ एडवाइजर आपके चैनल का नाम है, फिर आप रियल एस्टेट की बात कर रहे हो। मतलब सिविल में और कोई नौकरी नहीं लगती, तो जो होता है वही करना पड़ता है। तो 1200 रुपए में अच्छा कंस्ट्रक्शन हो जाता है। चलो अपन बढ़िया क्वालिटी लग्जरी माने तो 1500 रुपए में हो जाएगा। तो 4500 रुपए आप दे रहे हो, उसमें से 1500 रुपए तो वाजिब दाम है कि उसका खरीद लिया। अब 10 माले की बिल्डिंग है, 10 माले की बिल्डिंग है और ज़मीन का आप कितना परसेंट, क्योंकि 10 माले की बिल्डिंग है तो उसी परसेंटेज में आपको मिल रहा है। तो बचा हुआ 3000 हर एक फ्लोर के हिसाब से, 10 माला तो 30,000 रुपये हो गया। 1 स्क्वायर फीट ज़मीन की कीमत हो गई 30,000, अपने यहाँ गज के भाव चलते हैं मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 2,70,000 रुपये गज के हिसाब से बेसिकली वो बिल्डिंग आपसे चार्ज कर रही है। बाकी जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। अब बगल में आपको अगर 60,000 रुपये का प्लॉट मिल रहा है तो क्या लॉजिक बनाता है? अगर आपके पास कैपिटल है तो क्या लॉजिक बनाता है? इसीलिए मुझे लगता है फ्लैट और फ्लैट की कीमत हमेशा फ्लैट ही रहती है। तो अगर आप फ्लैट में निवेश कर रहे हो, मैं भी एक फ्लैट में रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसमें रहना, बिकॉज एक सोसाइटी है, कनेक्ट है, सिक्योरिटी है, सेफ्टी है। बट एक कनेक्ट वर्ड बैठ गया आपके दिमाग में। हाँ, बट फ्लैट एज अ इन्वेस्टमेंट डजंट मैटर, मतलब उतना वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। पहले 1 या 2 साल में प्राइस होगी, 3 साल तक बढ़ जाएगी, उसके बाद वो फ्लैट चलेगी और 10वें साल के बाद अगर आसपास और सोसाइटीज बन रही है तो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए जिस पॉइंट पे आप खरीद रहे हो, थोड़ी सी जो मैंने आपको गणित बताई ना, ये एक बार उसकी कर लेना। कोई बिल्डर लोग है तो थोड़ा सा मुझे यहाँ पे बोलेंगे यार क्या गणित बता दी है, लेकिन ये गणित आप कर लेना कि अगर स्क्वायर फीट रेट पता है आपको, कंस्ट्रक्शन का मैंने एक थंब रूल दे दिया, अगर नॉर्मल क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है 1200 रुपये, बेस्ट क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है 1500-1600 रुपये स्क्वायर फीट, उसके हिसाब से आप वहाँ की ज़मीन की कीमत एस्टिमेट कर सकते हो कि किस रेट पे वो ज़मीन आपको कितने प्रीमियम पे बेची जा रही है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा। इनफैक्ट तो खाली ज़मीन लेनी चाहिए। वो बोलते हैं ना कंवारी कन्या के 100 वर होते हैं, तो ऐसे खाली ज़मीन रहती है तो आप उसमें कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि खाली ज़मीन लो। वही किया था मगर वहाँ पर भी मार खा के आए। तो ऐसा कोई विशेष मेरा तो रिटर्न एक्सपीरियंस नहीं है, बट येस प्रॉपर्टी का अपना यूसेज है। सो आई थिंक वील हैव टू वाइंड अप नाउ, क्योंकि ऑलरेडी अब 1-1.5 घंटा बात करते करते पता भी नहीं चला। आई थिंक वी हैव डिस्कस फॉर आई थिंक एन आवर, मोर देन एन आवर, 1-1.5 घंटा करीब बातचीत की। एंड यू वर सो अमेजिंग। एंड आई थिंक अगर समअप करूँ, अगर चारों को और बुलियन को भी करूँ, तो सबका रोल तो है ही है। और लक्ष्मी ने एक्चुअली में मुझे कन्विंस किया आज। आई मस्ट से दैट डेट्स का रोल तो देखो अब होता ही है, और म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी कर ही रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स, और रचना इक्विटी इज माई लव, और रियल एस्टेट वॉज माई
डिवोर्सीज, मतलब मैं रियल एस्टेट की बात तो नहीं करता, मतलब गलती से भी मेरे को ज़्यादा मज़ा नहीं आता, बट यस रियल एस्टेट का अपना इंपॉर्टेंस है। और मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट की बात करो तो अननेसेसरीली इन्वेस्ट नहीं करके भाई एक अपना घर हो गया, एक अच्छी ऑफिस हो गई और एक अच्छा फार्म हाउस हो गया जो मेंटेन होता नहीं है, या एक वेयर हाउस बना लिया तो मैं तो ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ के सजेशन देता हूँ। इक्विटीज़ में मैं बोलता हूँ कि भाई लार्ज कैप अगर आप करो तो 40% लार्ज कैप करो। आजकल मिड कैप भी इंडिया के लार्ज कैप से कम नहीं है, क्योंकि जो सेबी ने जो डाइवर्सिटी वो क्लासिफिकेशन किया है तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां मिड कैप में भी आती है और स्मॉल कैप में भी आते हैं, और स्मॉल कैप भी आजकल 11,000 करोड़ के स्मॉल कैप हो गया। तो इंडिया बड़ा रईस हो गया है, इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ गया है। सो डेट्स की बात करें तो यस आई रियली फील दैट यू नो डेट्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इनफैक्ट माई पार्टनर इज ऑल्सो हियर। अच्छा निशांत अभी दिखाई नहीं दे रहा, चला गया क्या? जब भी मैं उसके ऊपर टॉस करता हूँ वो दिखाई नहीं देता, इतनी देर सुन रहा था। तो डेट्स में हमेशा हम लोग जो अभी अनंत ने बोला कि डेट्स में हम लोग लेते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स लेते हैं या एफडी लेते हैं, उसमें 100% हमें बिना हेयर कट के मार्जिन मिल जाती है एक्सचेंज में, एंड वी पुट दैट इन एफएनओ मार्जिन। फिर हम लोग ऑप्शन बेचते हैं, खेलो इंडिया नहीं खेलो, हम लोग ऑप्शंस के डिसिप्लिन राइटिंग करते हैं। दैट्स ऑल्सो थ्रू एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग एंड AI. So that's how we use. But yes, when it comes to my mom, she will always be comfortable with, you know, तो वहाँ पे वो लोग जो सीनियर सिटीजन वाला ऑप्शन है उसको पूरा कर लो, PPF को पूरा कर लेते हैं। फिर आजकल बहुत सारे ऑप्शंस और भी हैं, इनफैक्ट कुछ ये म्यूनिसिपल बॉन्ड्स वगैरह की जो आपने बात कही ये सब भी है। और अनंत की अगर मैं बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स को सर्टेनली देखिए, हर आदमी को अगर कोई भी मेरे पास आता है पहले तो रचना को तो क्या मैंने बिना बात का फंसा दिया इक्विटी के साथ। सब लोगों का आंसर एक ही है कि आए तो पहले एक बार म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। सो अगर वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर स्टार्ट करना जिंदगी तो दैट इज म्यूचुअल फंड्स, एंड स्टार्ट विद म्यूचुअल फंड्स। फिर धीरे धीरे आप अपना कैसे, मैं बोलता हूँ कि 10 लाख 15 लाख रुपया जब तक नहीं हो, एटलीस्ट 20 से 25 लाख नहीं हो तो डायरेक्ट इक्विटीज में नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बनाएंगे कितना, 20-25 लाख रुपए को 20% 15%, तो सारा पैसा कितना हुआ, 3 लाख 4 लाख रुपया। और आप जॉब कर रहे हो वहाँ पे ग्रो करो वो ज़्यादा अच्छा। तो मैं जनरली एक कैप लगा रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई रिसर्च मांगने आता है या कुछ भी आता है तो वी हैव आवर ओन फाइनेंशियल फ्रीडम क्वेश्चन है, एंड वी रियली वांट टू नो द इनकम ऑफ दैट पर्सन कि वो कितना कमाता है, उस हिसाब से सजेस्ट करें। बट येस सर्टेनली म्यूचुअल फंड्स है, डेट्स है, डेट म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी है, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है, इवन REIT के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? गुड यार। और इन्वेंट के बारे में अच्छा आप तो सुनोगे ना। तो इन्वेंट्स एंड REITs आर द लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स। तो मुझे वो इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे लगते हैं। इन्वेंट में हम लोगों ने IRB इन्वेंट में बहुत अच्छा पैसा बना आफ्टर द कोविड, क्योंकि सारी टोल कलेक्शन डाउन हो गई थी तो IRB इन्वेंट काफी नीचे आ गया था। बट यस, सो आई थिंक दिस इज द समिंग अप। एक बात बताऊं मैं, विद योर परमिशन? या प्लीज प्लीज। तो आपने पूछा, आपने बोला रचना को मैं आपसे स्टॉक पूछता हूँ, लेकिन आपने बोला ये सवाल आपके लिए नहीं है, बट मैं उसका आंसर देना चाहूँगी, एंड दिस इज फॉर ऑल द ऑडियंस। आपने पुष्पा पिक्चर देखी है? एनीबडी सीन द मूवी पुष्पा? उसमें हीरो कौन है? हीरो कौन है? अल्लू अर्जुन। तो अल्लू अर्जुन का आपने वो डायलॉग सुना है पुष्पा पिक्चर में कि पुष्पा नाम सुन के लड़की समझी क्या फायर है मैं, ये डायलॉग सुना हुआ है? तो अगर ये मूवी में अगर अल्लू अर्जुन के बदले मैं एक स्टॉक का नाम लूँ और वो स्टॉक का नाम है इंडिया, तो इंडिया बोलेगा इंडिया नाम सुन के इमर्जिंग मार्केट समझी क्या फायर है मैं। तो एक स्टॉक पे अगर आपको लॉन्ग जाना है तो वो स्टॉक है स्टॉक कॉल्ड इंडिया। सुपर। सो आपने मेरा रोल अदा कर दिया। मुझे ऐसे बोलना चाहिए था, एक ही स्टॉक बताऊंगा और वो है भारत, जैन साहब के जैन। बट एनीवेज थैंक यू सो मच। आई थिंक जितने भी लोग थे, आई रियली लव ऑल ऑफ यू। और मुझे ये पता कि बहुत लोग आप लोगों को फॉलो करते हैं, हमें फॉलो करते, वो लोग आए सुने। नंबर्स कई बार मैटर नहीं करते हैं बिकॉज आप लोगों के पास नंबर्स की कमी नहीं है, बट इट इज ऑल अबाउट यू नो द क्वालिटी ऑफ द ऑडियंस। दे रियली लव अस, दे आर नॉलेजेबल। इतने हाथ जनरली कई जगह मैं जाता हूँ उठते नहीं है,
ऑप्शंस के भी ट्रेडर्स हैं, इक्विटीज के हेड्स के, रियल एस्टेट वाले सब लोग मिले हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड इसी के साथ जीतो कनेक्ट इज ओवर।